हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक एलपी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। चाहे वो ग्रुप डी की वैकेंसी हो या एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी हो या आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी हो, उसमें जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सभी स्टेज के एग्जाम्स होने के बाद वो कैसे होता है, कौन कौन से सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, किसी सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ी हो तो क्या होगा, या कोई सर्टिफिकेट अगर आप टाइम से नहीं दे पाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन नहीं दे पाते हैं तो क्या होगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें कर लेते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के अबाउट में टेलीग्राम और एफबी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और मैं आपके फेसबुक और टेलीग्राम मैसेज का रिप्लाई प्रतिदिन 10 PM से 11 PM के बीच दूंगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसके अलावा जो आप कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई या तो वीडियो जब अपलोड होगा उसके तुरंत बाद, या मुझे टाइम रहा तो जब आप कमेंट करेंगे तभी रिप्लाई दे सकता हूं। अगर उस समय नहीं किया तो मैं आपका रिप्लाई, कमेंट का भी रिप्लाई प्रतिदिन 10 PM से 11 PM के बीच दूंगा। और अगर ड्यूटी उस दिन नहीं लगा तो, अगर उस दिन 10 PM से 11 PM के बीच ड्यूटी है, मैं ड्यूटी पे हूँ, तो मैं नेक्स्ट डे रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा मैं आप मेरा बुक से रिलेटेड वीडियो, मतलब कौन से बुक से मैं स्टडी किया था आरआरबी एलपी में सिलेक्शन के लिए, CBT 1 की तैयारी कैसे करें, CBT 2 की तैयारी कैसे करें, किसे कौन से ट्रेड में ट्रेड टेस्ट देना होता है, इन सब के बारे में वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं एलपी कैसे बनाई इस नाम से भी एक वीडियो, आप उसे भी देख सकते हैं। मैं मेरा फर्स्ट ड्यूटी, इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। और एलपी की वैकेंसी कब आएगी, देखिए 2022 लास्ट या 2023 स्टार्टिंग तक एलपी की वैकेंसी आ जाएगी। तो चलिए अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि रेलवे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। देखिए, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके लिए एक एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है ऑनलाइन। जैसे आप CBT 1 CBT 2 और साइको का एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, या ग्रुप डी में है तो जो फर्स्ट स्टेज का एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, उसके बाद जो फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें दौड़ होता है उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, सेम वैसे ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, जिससे आपको डाउनलोड करना होता है। उस एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट लिखा रहेगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं उसमें भी मेंशन रहेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन आता है, जैसे एलपी का जो पिछला नोटिफिकेशन आया था, या ग्रुप डी का या एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें भी लिखा रहता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, उसमें आपका डेट दिया रहेगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस डेट को होगा। और उसमें ये भी मेंशन रहता है कि अगर आप इस डेट में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद लास्ट में 2 दिन एक्स्ट्रा रखा जाता है कि अगर कोई अपने मतलब फिक्स डेट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग नहीं ले पाता है तो उस डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है। लेकिन उसके लिए जो वैलिड रीजन है वो देना पड़ेगा कि आपको निर्धारित डेट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्यों नहीं करा पाए थे। वैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप निर्धारित डेट पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जिस भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी उसका आपको ओरिजिनल फॉर्मेट ले जाना होगा, ओरिजिनल कॉपी ले जाना होगा आपको सभी डॉक्यूमेंट का। जो भी डॉक्यूमेंट आपको अभी बताया जाएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना होता है, तो सभी डॉक्यूमेंट का आपको ओरिजिनल कॉपी ले जाना है, और जो एडमिट कार्ड जो जारी किया गया उसको भी ले जाना है। और जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनका जो फोटोकॉपी है उसका 2 सेट बनाना है, सभी का फोटोकॉपी करना है, 2 सेट बनाना है, और उसे सेल्फ अटेस्टेड कर देना है और लेके जाना है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लेने। इसके अलावा आपके जो भी सर्टिफिकेट होंगे वो या तो हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए या इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। ऐसा मैंडेटरी है कि आपका हिंदी होना चाहिए या इंग्लिश होना चाहिए। अगर आपका सर्टिफिकेट किसी अन्य लैंग्वेज में है तो आपसे उसका अनुवाद मांगा जा सकता है, और जो कि क्या होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए आपके संस्था द्वारा या आपके द्वारा सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। उस सर्टिफिकेट का अनुवाद हिंदी या इंग्लिश में, जैसे आपका बंगाली में है सर्टिफिकेट तो आपको हिंदी या इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करके देना होगा। जब भी आपसे मांगा जाए, डीबी के टाइम मांगा जाए या ज्वाइनिंग के टाइम मांगा जाए, आपको देना होगा। जिस भी सर्टिफिकेट का लैंग्वेज आपका हिंदी इंग्लिश नहीं है उसको आपको करके देना होगा, हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देना होगा। और मैं जो भी बातें बता रहा हूँ ये सबके लिए है। आरआरबी एनटीपीसी में भी ऐसा ही करना होगा, आरआरबी ग्रुप डी में भी ऐसा ही करना होगा, और एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी में भी ऐसा ही करना होगा। ऐसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबका नोटिफिकेशन मैंने देखा है, सब में सेम बातें लिखी हुई हैं। इसके बाद यदि कोई कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाता है तो उसका कैंडिडेचर अमान्य किया जा सकता है, उसको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आप लेके नहीं जाते हैं तो आपको डीबी के दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, आपके जितने भी मार्कशीट हैं उसके। इसके अलावा आप ओबीसी सर्टिफिकेट, जैसे कोई ओबीसी कैंडिडेट है या SC ST कैंडिडेट है, वो अगर अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं ले जा पाता है डीबी के दिन, तो उसको 7 दिन या 10 दिन का टाइम दिया जा सकता है। क्योंकि यदि अगर 7 दिन या 10 दिन के अंदर वो नहीं देगा तो उसको क्या किया जाएगा, जनरल में लिया जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट में एक अपवाद है कि आपको टाइम दिया जा सकता है। बाकी जो आपका मार्कशीट है उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल मार्कशीट आपको ले जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही। ऐसा लिखा है नोटिफिकेशन में कि आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, भले आपको मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन दिया नहीं जाएगा। ऐसा रूल है कि आपको टाइम नहीं दिया जाएगा अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते हैं उस दिन। तो
अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होते हैं। तो सबसे पहले आपका हाई स्कूल का मार्कशीट ले जाना होता है, जो मैट्रिकुलेशन होता है। ये क्या आपके डेट ऑफ बर्थ का काम करता है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का काम करता है, क्योंकि पहले तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनता नहीं था, तो इससे आपका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होता है। तो आपको हाई स्कूल का मार्कशीट ले जाना है मैट्रिकुलेशन का। अगर आप ग्रुप डी में जाएंगे तो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट और आपका क्वालिफिकेशन मार्कशीट भी यही हो जाएगा। जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन पहले क्या था, 10th था। आने वाली वैकेंसी में ऐसा मतलब बोला गया है कि ITI कर दिया जाएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रुप डी के लिए। लेकिन अभी जो पिछली वैकेंसी है, जो RRC ग्रुप डी जिसका एग्जाम होने वाला है, हो सकता है अगस्त से स्टार्ट हो, तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप जाएंगे तो आपका जो हाई स्कूल है वो 2 काम करेगा। एक तो डेट ऑफ बर्थ का काम कर देगा और दूसरा आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन का काम करेगा। तो आपको हाई स्कूल का मार्कशीट ले जाना है। इसके अलावा यदि आपने इंटरमीडिएट किया है और फॉर्म अप्लाई करते समय उसका इन्फॉर्मेशन दिए हैं, तो आपको इंटरमीडिएट का क्या ले जाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। या किसी पोस्ट के लिए इंटरमीडिएट, कोई पोस्ट ऐसा अप्लाई किए हैं जिसके लिए इंटरमीडिएट होना आवश्यक है, तो आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। जैसे RRB NTPC में अगर TC का टिकट कलर का है और भी कोई पोस्ट है, उसके लिए आपको क्या इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट चाहिए या उसका इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो आपको ये इंटर का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। इसके अलावा जो जिस डिग्री डिप्लोमा, जैसे ALP में आप अप्लाई करेंगे ALP पोस्ट के लिए या टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, तो टेक्नीशियन के लिए तो आपको ITI चाहिए, और ALP के लिए आपका ITI डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो आप जिस सर्टिफिकेट से अप्लाई करेंगे आपको वो सर्टिफिकेट ले जाना होगा। वो ITI पे अप्लाई करेंगे तो ITI का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा पे करेंगे तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, और BTech करेंगे तो BTech का सर्टिफिकेट ले जाना होगा, और साथ में मार्कशीट भी ले जाना होगा। और सेमेस्टर वाइज मार्कशीट ले जाना है आपको। अगर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट आपको मिला है तो सेमेस्टर वाइज ले जाना है। अगर ईयर वाइज चलता है तो आपको ईयर वाइज ले जाना है। जैसे पहले क्या यूपी में जो डिप्लोमा था वो वार्षिक होता था, वार्षिक पेपर, तो उनको तीनों साल का मार्कशीट ले जाना होगा। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है, उसे सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है, तो 6 सेमेस्टर का आपको मार्कशीट ले जाना होगा और फाइनल मार्कशीट भी ले जाना होगा, और उसके अलावा सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा आप। और इसके अलावा जो आपका आधार कार्ड है, उसका आधार कार्ड और उसका फोटोकॉपी आपको ले जाना है। दोनों साइड फोटोकॉपी किया हुआ फोटोकॉपी ले जाना है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट हो गए जो सबके लिए है, सभी सामान्य कैंडिडेट, जो भी जनरल कैंडिडेट हैं, और मतलब सबके लिए 4 सर्टिफिकेट ले जाना ही ले जाना है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट, यदि इंटर की आवश्यकता है तो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, और जो भी आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट, और आधार कार्ड ले जाना है आपको। और जो भी आपके मार्कशीट हैं उसमें आपका नाम और आपके पापा का नाम सही होना चाहिए। पापा का नाम सही हो तो मम्मी का नाम सही होना चाहिए, मतलब आपका नाम तो सही होना चाहिए, और साथ में आपके पापा या आपके मम्मी का नाम सही होना चाहिए, जिसे एप्लीकेशन फॉर्म से मैच कराया जाएगा। जैसे आपका नाम और आपके पापा का नाम या मम्मी का नाम मैच करना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म से, तो उसे सही माना जाएगा। इसके अलावा यदि आपका नाम गलत है, जैसे 1 या 2 लेटर गलत हैं, तो आपको एफिडेविट ले जाना होगा बनवाने के लिए, और बाद में आपको नाम सुधरवा के मार्कशीट क्या होगा फिर से सबमिट करना होगा। लेकिन आप एफिडेविट उस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन तक अगर आपका नाम करेक्शन नहीं हो पाता है आपके सर्टिफिकेट में, तो आपको एक एफिडेविट ले जाना होगा कि मेरा नाम गलत है सर्टिफिकेट में, लेकिन मेरा ही सर्टिफिकेट है ये, या मेरे पापा का नाम गलत है लेकिन मेरा सर्टिफिकेट मेरा ही है। तो ऐसा आपको एफिडेविट बनवा के ले जाना होगा। और एफिडेविट आप बनवा के अपने पास रखें DB के टाइम, और आपसे मांगा जाए तभी दें, आपसे ना मांगा जाए तो नहीं देना चाहिए एफिडेविट सर्टिफिकेट। इसके अलावा कुछ लोग परसेंटेज गलत डाल देते हैं। तो परसेंटेज अगर आप गलत डाल देते हैं तो देखिए ALP में आपका परसेंटेज मांगता नहीं है कि मिनिमम इतना % होना चाहिए आपका ITI में या डिप्लोमा में, तो आपका DB के टाइम परसेंटेज चेक नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई पोस्ट है जिसमें परसेंटेज मांगा है कि हाँ इसमें 50% से अधिक होना चाहिए, उस समय आपका परसेंटेज चेक किया जाता है। तो अगर आप परसेंटेज गलत डाल देते हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, DB में कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, क्योंकि परसेंटेज नहीं चेक किया जाएगा, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही चेक किया जाएगा। हाँ, फिर भी अगर आपको डाउट लगता है तो आप इसके लिए भी एक एफिडेविट बनवाएंगे, तो उसे रखे रहेंगे पास में, यदि मांगा जाता है तो उसे आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि जो सर्टिफिकेट इशू होने का डेट है वो गलत डाल दिया था, तो वो भी गलत डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर सर्टिफिकेट डेट आपने गलत डाल दिया है, लेकिन जो सही डेट है वो आपके फॉर्म अप्लाई करने के लास्ट डेट से पहले का है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप उसके लिए भी चाहें तो एफिडेविट बनवा के ले जा सकते हैं। ये हो गया मार्कशीट और 4 डॉक्यूमेंट सबको ले जाने हैं। इसके अलावा जो OBC के कैंडिडेट हैं उन्हें OBC सर्टिफिकेट ले जाना होगा, और जो SC ST के कैंडिडेट हैं उन्हें SC ST का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। और जो आप सहज जन सेवा केंद्र से बनवाते हैं, जो आप तहसील से बनवाते हैं, वो तो रहेगा ही, केंद्रीय सर्टिफिकेट रहेगा। रेलवे क्या है, केंद्र सरकार का जॉब है, तो केंद्रीय सर्टिफिकेट होना चाहिए, और रेलवे अपना एक फॉर्मेट देता है, उस फॉर्मेट पर ही आपको बनवाना होता है। तो सबसे पहले आप अपना बनवाएंगे तहसील से जो भी सर्टिफिकेट, और उसे दिखाकर आप रेलवे के फॉर्मेट पे भी साइन मुहर लगवा लेंगे। कैसे बनवाना है, अगर आप जानना चाहते हैं कि OBC सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं रेलवे के लिए, तो इसके लिए एक वीडियो बना के रखा है, उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी है। और वैसे ही ST और SC वाले भी बनवा सकते हैं। और OBC सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो कॉमन गलती होती है जो अधिकांश कैंडिडेट करते हैं, वो ये है कि जब फॉर्म अप्लाई करते समय उपजाति पूछता है तो उसमें आप अपना टाइटल डाल देते हैं, सरनेम डाल देते हैं। जैसे जाति पूछा तो आप डालेंगे अपना हिंदू, और उपजाति पूछा तो आप OBC तो डालेंगे ही, और उपजाति में क्या डाल देंगे आप
वैसे कैटेगरी में तो ओबीसी डालेंगे और उपजाति में क्या डाल देते हैं, अपना उपजाति की जगह पे आप अपना सरनेम डाल देते हैं। जैसे मैं भी किया था ऐसे ही, मैं कुशवाहा हूँ लेकिन कोयरी लिखना था, जो उपजाति है वो कोयरी है, लेकिन मैं अपना सरनेम लिख दिया था कुशवाहा। लेकिन जब आप सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे आप जब अपना ओबीसी, तो उसमें आपका कोयरी लिखा जाएगा। तो उसमें मुझे डाउट हो रहा था कि कहीं मेरा मतलब निरस्त न कर दिया जाए, क्योंकि इसमें तो कोयरी लिखा है और मैं एप्लीकेशन फॉर्म में कुशवाहा लिखा हूँ। लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कुशवाहा लिखे कोयरी लिखे इससे मतलब नहीं है। आपके सर्टिफिकेट पे ओबीसी एनसीएल लिखा होना चाहिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, आपका नाम, आपके पापा का नाम लिखा होना चाहिए और लिखा होना चाहिए कि ये ओबीसी एनसीएल में है, मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं। अब इनका टाइटल कुशवाहा है कि कोयरी है वो सब नहीं चेक किया जाएगा। ऐसे ही यादव लोग अहिर लिखना चाहिए तो यादव ही लिख दिए थे, मतलब बहुत से लोग ऐसा किए थे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपके सर्टिफिकेट पे बस ओबीसी लिखा होना चाहिए। और ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट है ये 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। आपको फॉर्म अप्लाई के समय ओबीसी सर्टिफिकेट का नंबर नहीं मांगा जाता है, डीवी के टाइम आपका सर्टिफिकेट मांगा जाता है ओबीसी सर्टिफिकेट, और ये 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यदि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना है और उसे दिखाकर आप जो रेलवे का फॉर्मेट है उस पर ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाए हैं, तो आपको फिर से टाइम दिया जाएगा, आप चाहिए नया बनवा के लाइए ओबीसी सर्टिफिकेट। और ओबीसी वालों को एक फॉर्मेट रेलवे की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, नोटिफिकेशन में वो फॉर्मेट रहता है कि नॉन क्रीमी लेयर्स वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, मतलब सेल्फ वेरीफाइड करना होता है कि मैं नॉन क्रीमी लेयर हूँ। उसमें लिखना होता है अपना नाम, अपने पापा का नाम लिखेंगे और उसमें लिखा रहेगा कि मैं मतलब नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आता हूँ ओबीसी में, और वहाँ पे आप साइन करके उसे ले जाएंगे अपने उसके साथ कास्ट सर्टिफिकेट के साथ। एससी और एसटी वालों को ऐसा नहीं करना होता है। तो ये हो गए मुख्य डॉक्यूमेंट, आपको इतने ही डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट हैं तो। पहले 4 सर्टिफिकेट बताया, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन और आधार कार्ड। और इसके अलावा अगर आप ओबीसी और एसटी में हैं तो आपको ओबीसी और एसटी का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। ये तो हो गया सामान्य कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा यदि आप ईबीसी से अप्लाई किए, जैसे बहुत लोग फॉर्म का फीस न लगे इसके लिए ईबीसी से अप्लाई करते हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज, तो उनको ईबीसी सर्टिफिकेट ले जाना होगा। तो बेहतर ये है कि आप ये सब मतलब ईबीसी से अप्लाई ना करें। 100 रुपये तो लगता है, 500 लगता है, 400 वापस आ जाता है, तो आप ऐसे ही अप्लाई कर दें, क्योंकि उतना पैसा आपको ईबीसी सर्टिफिकेट बनवाने में लग जाएगा। जो पैसा आप 100 रुपये बचाएंगे उससे ज़्यादा आपका सर्टिफिकेट बनवाने में और भाग दौड़ करने में लग जाएगा। तो उससे अच्छा आप उसे अप्लाई कर दें ऐसे ही पैसे से, नॉर्मल कैंडिडेट के रूप में। इसके अलावा यदि आप क्या हैं पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत, जैसे विकलांग के अंतर्गत आते हैं, दिव्यांग के अंतर्गत, तो आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट ले जाना होगा। एलपी के लिए तो दिव्यांग लोग एलिजिबल नहीं होते हैं, टेक्नीशियन के लिए होते हैं, या ग्रुप डी में हो सकता है कुछ पोस्ट उसके लिए एलिजिबल हों, या एनटीपीसी में। तो आपको अगर दिव्यांग जन हैं तो आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट ले जाना होगा। इसके अलावा यदि आप एक्स सर्विस मैन है तो एक्स सर्विस मैन का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। मतलब इसके अलावा आप किसी अन्य चीज़ से, जैसे जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है तो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। या जो गुजरात दंगा हुआ था, जम्मू कश्मीर में जो भी दंगे हुए थे उसमें जो लोग प्रभावित हुए थे उनको भी क्या कुछ सीटें आरक्षित रहती हैं उनके लिए, तो अगर आप वैसे कैंडिडेट हैं तो आपको वैसे सर्टिफिकेट ले जाना होगा। इसके अलावा यदि आप ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं, ट्रांसजेंडर को भी अब नौकरी करने अलाउ कर दिया गया है कुछ दिनों से, तो अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आपको ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। इसके अलावा यदि आपका नेम चेंज हुआ है, बहुत से लोग क्या है हाई स्कूल इंटरमीडिएट में किसी और नेम से पढ़ लेते हैं और बाद में उनको नेम चेंज करवाना होता है, तो आपको नेम चेंज का सर्टिफिकेट भी आपको साथ में ले जाना होगा। इसके अलावा यदि आप फॉर्म अप्लाई करते समय आपको 3-4 मेथड दिया जाता है, आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए या ऑफलाइन पेमेंट कीजिए। तो ऑफलाइन पेमेंट में आपको चालान से करना होता है, तो अगर आप एसबीआई में या पोस्ट ऑफिस में चालान द्वारा पेमेंट किए हैं एप्लीकेशन फ़ी जो होता है, तो आपको उस चालान का फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए, उसे आपको ले जाना होगा साथ में डीवी के टाइम। इसके अलावा यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं तो उनके लिए भी एक सेल्फ अटेस्टेशन सर्टिफिकेट दिया रहता है नोटिफिकेशन में, उसको आपको प्रिंट आउट निकाल के उस पर साइन करके आपको वो करना होगा, मतलब सेल्फ वेरीफाइड करना होगा कि हाँ मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी में आता हूँ। इसके अलावा आपको फ़ोटो ले जाना होता है। फ़ोटो जब आपका एडमिट कार्ड जो डीवी के लिए मिलता है उसमें लिखा होता है कि 8 नए फ़ोटो होने चाहिए, बिल्कुल न्यूएस्ट फ़ोटो होना चाहिए। जबकि आप जब जाएंगे डीवी में तो आपसे बोला जाएगा कि जो फॉर्म अप्लाई करने के टाइम फ़ोटो लगाए थे वो फ़ोटो क्यों नहीं लाए हो। तो आपको 2 फ़ोटो ले जाना चाहिए। एक तो फॉर्म अप्लाई करते समय जो फ़ोटो लाए थे 8 फ़ोटो वो ले जाइए और 8 नए फ़ोटो ले जाइए। आपसे जो मांगा जाए उसे सबमिट करेंगे आप डीवी के टाइम। तो ये सभी जो भी बातें मैं बताया हो कि आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरसी ग्रुप डी और आरआरबी एलपी टेक्नीशियन के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए लागू होगा। हो सकता है आरपीएफ में भी ऐसा ही मतलब यही रूल लागू होगा, क्योंकि रेलवे तो रेलवे है। इसके अलावा कुछ और ज़रूरी बातें, जैसे आप ओबीसी और एससी सर्टिफिकेट जिनको जमा करना होता है, अगर वो जमा नहीं कर पाते हैं, ओबीसी और एसटी का सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं डीवी के टाइम, या जो उनको 7 दिन 10 दिन का टाइम दिया जाएगा उस समय अगर आप जमा नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपका भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको तब जनरल कैंडिडेट के जैसे ट्रीट किया जाएगा। और यदि आपने जनरल का कट ऑफ पार कर लिया है तो आपका वो भर्ती प्रक्रिया में रखा जाएगा और आपको पोस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप ओबीसी जनरल कट ऑफ से नीचे रह जाते हैं, ओबीसी का कट ऑफ भले पार कर लेते हैं लेकिन आपने ओबीसी का सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है तो आपको सीट नहीं मिलेगा।
तो जो कैंडिडेट ओबीसी और एसटी एससी का सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे उनको क्या किया जाएगा, जनरल में ट्रीट किया जाएगा, मतलब सामान्य सीट है जो अनरिजर्व सीट है उसे दिया जाएगा उनको। इसके अलावा अब तो ईडब्ल्यूएस भी लागू हो गया है, तो जो जनरल वाले ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करेंगे तो उनकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले जाना होगा। अगर वो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं ले जाते हैं तो उनको क्या जनरल जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि मैं जनरल में हूँ, गलती से ओबीसी डाल दिया जाता, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप जनरल हैं, गलती से ओबीसी डाल दिए तो कोई बात नहीं, आप ओबीसी का सर्टिफिकेट ले जा नहीं पाएंगे तो आपको जनरल में क्या किया जाएगा, रखा जाएगा, जनरल में आपको रखा जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि मैं एससी से ओबीसी से था और गलती से एससी एसटी में डाल दिया, तो तब भी आपको जनरल में ही रखा जाएगा, आपका कैटेगरी तो चेंज नहीं किया जा सकता, वहाँ पे आपको जनरल में आपको क्या कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा कुछ एक और बात है कि यदि आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, जैसे आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन आईटीआई डिग्री डिप्लोमा है या हाई स्कूल है या इंटरमीडिएट है, उसमें आपका इशू डेट मतलब किस डेट को इशू हुआ है या रिजल्ट किस डेट को आउट हुआ है, ये अगर उसमें नहीं लिखा है तो आपको अपने बोर्ड से, जैसे आप आईटीआई किए हैं तो एनसीवीटी या एससीवीटी बोर्ड से, डिप्लोमा किए हैं तो बीटीई बोर्ड से, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, और डिग्री किए हैं तो जो भी बोर्ड जिस भी बोर्ड से आप किए हैं ये सब डिग्री डिप्लोमा या आईटीआई, वहाँ से बोर्ड से आपको लिखवा के लाना पड़ेगा कि आपका रिजल्ट इस डेट को आउट हो गया था, और वो डेट जो फॉर्म अप्लाई करने का लास्ट डेट था उससे पहले का होना चाहिए, नहीं तो फिर से आपकी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी जाएगी। तो ये हो गई आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड मुख्य बातें। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा गैप है, जैसे हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया, बीच में कहीं काम करने चला गया, फिर से आईटीआई किया, तो डीवी के टाइम क्या आपको गैप सर्टिफिकेट ले जाना होगा। वही एफिडेविट पे आपको लिखवाना होगा कि इस डेट से इस साल से इस साल के बीच मेरा गैप है, मैं पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाया था। तो जो भी प्रॉब्लम होता है हर चीज़ के लिए आपको एफिडेविट ले जाना होता है। इसके अलावा अन्य कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई में बता दूंगा कि अगर ऐसा होगा तो आपको डीवी में क्या करना होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।